Sanchit. Yes, sir. I will start. Okay. Yeah. Good morning, all of you. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Good morning. Yes, sir. Good Yeah. morning, all of Good you. morning, sir. Good morning. Good morning. Hello sir, good morning. हॅलो ऑल. इंटरॅक्टिव्ह ठेवायचं सेशन. शांत बसू नका. काही जे असतील क्वेरीज विचारायचे आहेत. You have to Okay, ask sir. all the questions. ठीक आहे. हो ओके. मला सांगा की PHP बद्दल तुम्हाला सगळ्यांना काय माहिती आहे, म्हणजे वन बाय वन सांगा. डोंट मॅस इट अप. हाँ, यस वैभव. PHP के बारे में तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है. ओके. PHP क्या होता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, कुछ आइडिया है? मेरे ख्याल से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगा जो मतलब वेबसाइट डिजाइन करने के लिए होता है, जो उसमें छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे या कुछ कोडिंग चेंज करना होगा तो उसके लिए यूज होता होगा. ओके 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 ओके, गुड इनफ. तो मैं पहले आप लोगों को सबको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि PHP क्या होता है एक्चुअली, व्हाई वी आर यूजिंग PHP. PHP का यूजेशन क्या है? कैन यू सी दी वाइट बोर्ड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू? यस सर. यस सर. या तो Yes sir. हाँ, PHP क्या होती है? PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. ठीक है, PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड में यूज होती है. वो ना ही क्लाइंट साइड में यूज होती है और ना ही एज अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज यूज होती है. इंटरमीडिएट लैंग्वेज यानी इंटरफेस लैंग्वेज बोल सकते हो कि बीच का लैंग्वेजेस जिसके लिए अपन दूसरे लैंग्वेज यूज करते हैं, वैसा ये PHP यूज नहीं होता. ये बेसिकली यूज होता है सर्वर साइड के लिए ही. जब आपको डेटाबेस से कुछ डेटा लेना होगा यानी डेटाबेस से इंटरेक्शन करना होगा तो नॉर्मली PHP अपन यूज करते हैं. तो बाकी लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि अगर PHP के लिए सर्वर साइड लिखना है और क्लाइंट साइड के लिए अलग लैंग्वेज लिखना है तो फिर क्यों ना हम लोग दोनों को मर्ज करके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं. तो उन्होंने फ्रेमवर्क्स बनाए हुए अलग अलग PHP के. तो देखोगे तो कॉग्निटर होगा, लारावेल होगा, ये सब PHP के फ्रेमवर्क्स है जो कि PHP लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं. और साथ ही साथ उसमें क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी हम लोग को लिखते आता है जो कि HTML है. ठीक है, HTML भी आपको सबको फैमिलियर होगा ही कि क्या होता है HTML और CSS किस लिए यूज करते हैं. यस. HTML और CSS हम लोग क्लाइंट साइड के लिए यूज करते हैं. यानी बेसिकली अगर हम लोग देखने गए तो लेट्स हैव एन एग्जांपल कि ये अगर मैंने ले लिया कि ये है क्लाइंट मेरा. ठीक है, ये मैंने ले लिया सर्वर. ओके, ये मेरा आ गया सर्वर साइड. तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सर्वर और क्लाइंट कैसे इंटरेक्ट होते हैं, मतलब एज अ लैंग्वेज ऑफ टर्म्स? ये तो हम लोग को पता है कि क्लाइंट और सर्वर इंटरेक्शन होता है तो वो हेलो भेजता है, HTTP प्रोटोकॉल एक्सचेंज होते हैं वगैरह, सॉकेट्स बनाए जाते हैं. बट एक्चुअली ये सब चीजें करता कौन है? व्हिच लैंग्वेज इज डूइंग ऑल दिस? कौन सॉकेट बनाता है, कौन सॉकेट कम्युनिकेशन देता है, कैसे सब चीजें वर्कआउट होता है इसके अंदर? तो बेसिकली क्या होता है, इधर बीच में एक लैंग्वेज फ्रेमवर्क रहता है अपना जो कि होता है PHP का. हर जगह ये नहीं होता है. पहले जब PHP लॉन्च हुई थी तब शायद पर्ल करके लैंग्वेज थी, एक पर्ल लैंग्वेज यूज होती थी फॉर स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेजेस बिफोर PHP. आफ्टर PHP नॉर्मली सभी PHP यूज होने लग गए. इनफैक्ट अगर वर्डप्रेस भी देखोगे आप तो भी उसके बैकएंड में PHP ही यूज होता है, बिकॉज PHP इज क्रिस्टल एंड क्लियर, मतलब जल्दी ग्रास्प कर सकता है कोई भी. तो PHP यहाँ पे यूज होता है और PHP यूज होने के बाद अपन आराम से क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरेक्शन कर सकते हैं. क्लाइंट साइड पे अपन कौन सा लैंग्वेजेस यूज करते हैं? क्लाइंट साइड में कौन सा लैंग्वेजेस यूज करते हैं हम? HTML हो गया, HTML and CSS. HTML and CSS. CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया. तो ये सारे लैंग्वेजेस हम लोग क्लाइंट साइड पे यूज करते हैं. ठीक है, तो क्लाइंट साइड से जब भी तुम फॉर्म बनाते होंगे, कोई एक फॉर्म बना के देखना कभी, तो जब भी फॉर्म बनाओगे ना तो फॉर्म के अंदर एक मेथड रहता है, एक एक्शन
एट्रीब्यूट रहता है। ये दो एट्रीब्यूट मेन रहते हैं फॉर्म के अंदर। कभी भी आप HTML में बनाते हो तो आप मेथड और एक्शन जो रहता है उसमें मेथड में क्या डालते हो आप? गेट या पोस्ट। गेट या पोस्ट। अब ये गेट या पोस्ट क्या होता है? डेटा भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। गेट या पोस्ट ये डेटा भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, एब्सोल्युटली राइट। बट उसके मतलब बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो उसको एपीआई बोलते हैं। ठीक है, आई कम बैक टू इट। हम एपीआई के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बट ये समझ लो कि ये गेट और पोस्ट क्या है, एपीआई है। और जो एक्शन रहता है, एक्शन में आप क्या लिखते हो? जहाँ रिडायरेक्ट होना है। ओके ठीक है, चलो मेरे को रिडायरेक्ट होना है। फिर रिडायरेक्ट होने के लिए आप HTML लिखते हो, PHP लिखते हो, क्या लिखते हो? PHP लिखता है, ये ऑथर फाइल का नाम लिखते थे। page.php। ओके डॉट सर लॉगिन करना है, लॉगिन डॉट PHP लिख दिया। ठीक है, तो हाँ, तो लॉगिन डॉट PHP एग्जैक्टली क्या है? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं उससे? लॉगिन डॉट PHP एक फाइल तो है, बट वो फाइल क्या कर रही है? वो वहां से सर हम जो HTML में का फॉर्म जो डेटा है वो अपन प्रोसेस कर सकते हैं सर। उसको डेटाबेस में भेजना है या फिर डेटाबेस से वो फॉर्म को भेज देना है। ओके ओके ओके, तो फिर डेटाबेस को फॉर्म को भेज देना, इसका मतलब अपन डेटाबेस से इंटरेक्शन करते हैं लॉगिन डॉट PHP में, बराबर? तो हु इज इंटरेक्टिंग? इनडायरेक्टली login.php इंटरेक्ट करता है सर। हाँ, इनडायरेक्टली लॉगिन डॉट PHP इंटरेक्ट हो रहा है। तो लॉगिन डॉट PHP इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब अपना PHP स्क्रिप्ट जो अपन ने लिखा है टू गेट इंटरेक्ट विद डेटाबेस इज गेटिंग इंटरेक्टेड विद सर्वर। अपने सर्वर से वो इंटरेक्ट हो रहा है, डेटाबेस से कॉल कर रहा है। तो ये चीज जो लॉगिन होने वाली है, फॉर एग्जांपल मैंने भेजी है ईमेल आईडी, एक भेजी है और एक मैंने भेजा है पासवर्ड। ठीक है, ईमेल आईडी जो मैंने भेजी है वो ऑथेंटिकेट यानी करेक्ट यूजर है कि नहीं, जो पासवर्ड मैंने भेजा है वो करेक्ट है कि नहीं, वो चेक करने का काम किसके पास रहता है? लॉगिन डॉट PHP के पास रहता है। Am I audible to all? यस यस सर। सर। ओके ओके, तो ये ईमेल आईडी का और पासवर्ड का आपको पता चला कि अपन लॉगिन डॉट PHP से इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली PHP डेटा सर्वर साइड में इंटरेक्शन देता है। तो PHP क्या हो गई? हेलो, हाँ सर। ये किसका माइक है बॉस? अच्छा हेलो रविंद्र सर। हाँ, तो कितना मतलब रफिया बता दीजिए ना कि कितना ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर या मी वृश्चिक होता ना आता पर सिस्टम मध्ये प्लेस आहे त्याला भरपूर पॅकेज आहे तर तो ओके, नाउ इट इज साइलेंट। या तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हमने भेज दिया, बराबर? और वो PHP से PHP स्क्रिप्टिंग से अपन ने सर्वर से इंटरेक्शन कर लिया। डन। तो बेसिकली कंक्लूजन यही आता है इससे कि PHP जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, जो हम इस साइड यूज नहीं करते हैं। वो सर्वर साइड लैंग्वेजेस है और सर्वर के ऊपर ही हम ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपन PHP का कोड रन करते हैं तो हमें XAMPP यूज करना पड़ता है या WAMP यूज करना पड़ता है। सो व्हाट आर दिस थिंग्स? दिस थिंग्स आर जस्ट मेकिंग अ लोकल होस्ट सर्वर। ये आपके कंप्यूटर के ऊपर ही एक सर्वर बनाता है जो कि PHP एनवायरनमेंट को सपोर्ट करे एंड देन वी कैन इंटरेक्ट विद सर्वर। तो यही कंसेप्ट लेके एक फ्रेमवर्क में आपको बताऊंगा अभी। फ्रेमवर्क का नाम है लारावेल। ओके, फ्रेमवर्क का नाम है लारावेल। और जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर अ स्क्रीन। फ्रेमवर्क का नाम है लारावेल और लारावेल टोटली बेस्ड ऑन है PHP स्क्रिप्ट के ऊपर। मतलब अपन जो भी चीज करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, क्लाइंट साइड से लेके जाएंगे, क्लाइंट साइड को लाके देंगे, कोई कंस्ट्रेंट लगाएंगे, वो सब चीजें लारावेल फ्रेमवर्क ही देखेगा। अपना पूरा का पूरा चीज है लारावेल फ्रेमवर्क देखेगा। मेरे को एक चीज आपसे जाननी है कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क? किसी को पता है क्या चीज होती है दोनों में? डिफरेंस क्या होता है?
लाइब्रेरी में जो होते हैं वो पूरे मेथड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, और फ्रेमवर्क में पूरा टूल्स वगैरह जो डेवलपिंग के लिए चाहिए होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ओके, करेक्ट। बट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या डिफरेंस हो जाता है लाइब्रेरी में? अपन फ्रेमवर्क भी जो यूज करते हैं वो टूल्स भी एज अ फंक्शन ही अपन कॉल करते हैं, ठीक है? तो हाँ हाँ। और लाइब्रेरी में भी जो रहता है वो अपन फंक्शन ही कॉल करते हैं, बट इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? अगर मैंने फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का एक फंक्शन लिखा है, एक लाइब्रेरी में भी डिफाइन किया है और एक फ्रेमवर्क में डिफाइन किया है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस फ्रेमवर्क में लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है। ओके, करेक्ट, 100% करेक्ट। और कुछ? और बस यही। ओके, एक मेन डिफरेंस फ्रेमवर्क मैं सर एनवायरमेंट, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ फ्रेमवर्क में सर एनवायरमेंट एक बन जाता है जो अपन को बहुत सारी चीजें करने को आती है, लेकिन लाइब्रेरी सिर्फ फंक्शन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। ओके ओके ओके, बेसिकली लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क ये दोनों चीजें एनवायरनमेंट में ही चलती है, बट योर पॉइंट इज वैलिड। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप पूरे गलत हो, बट ये थोड़ा सा करेक्शन मैं आप में कर देता हूँ कि लाइब्रेरी भी तभी चलेगी जब उसके पास वो एनवायरनमेंट होगा। अगर आप C++ की लाइब्रेरी PHP में लाके रख दोगे और फिर इंक्लूड करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, करेक्ट? सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में बेसिक, एकदम बेसिक डिफरेंस यही है कि लाइब्रेरी से हम मांगते हैं और फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क को जो हम देते हैं वो खुद एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब अभी अभी अगर हमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यानी हेलो वर्ल्ड का फंक्शन अगर एग्जीक्यूट करना है, जो मैंने दोनों में लिखा है, तो मुझे लाइब्रेरी से कॉल करना पड़ेगा मेरे मेन प्रोग्राम में, बराबर? और फ्रेमवर्क क्या करेगा, फ्रेमवर्क के अंदर जो मैंने डिफाइन किया हुआ है वो फ्रेमवर्क खुद कॉल करेगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फ्रेमवर्क के हिसाब से। यानी फ्रेमवर्क का अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड में मैं लोकल होस्ट एंटर मार दूंगा, तो वो मेरे को कॉल करने की, उधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे फंक्शन की, हेलो वर्ल्ड फंक्शन सेमीकोलन, कि वो आके कॉल होगा। कॉल करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती फ्रेमवर्क में, और लाइब्रेरी में अपने को कॉल करने की जरूरत पड़ती है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो फ्रेमवर्क की ऐसी क्या जादू रहता है कि अपने आप ही कॉल हो जाता है? तो अपने आप ही कॉल होने का जादू उसके पास एक ही रहता है कि नॉर्मली फ्रेमवर्क MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है। डू यू नो समथिंग अबाउट MVC आर्किटेक्चर? हेलो? नो नो सर। मॉडल व्यू कंट्रोलर। यस, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्यू जो है सर वो फ्रंट साइड का एक है, कंट्रोलर वो दोनों के बीच में इंटरेक्ट कर देता है, और ये जो है डेटाबेस है वो मॉडल। ओके ओके ओके, और कोई? हेलो? और किसी को कुछ पता है मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में, क्या होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है। मॉडल, जैसे तुमने बोला कि डेटाबेस होता है, एक्चुअली डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, दैट इज मॉडल। व्यू जो होता है वो अपन क्लाइंट को जो दिखाते हैं वो होता है, करेक्ट? एंड कंट्रोलर वो होता है जो अगर आपने कंस्ट्रेंट रखा हो। फॉर एग्जाम्पल कैसा है कि अगर व्यू पे तुम आए हो, व्यू पे तुमने लॉग इन किया, ठीक है, आपको दिखा एक स्ट्रक्चर जो कि लॉग इन करने का है, लॉग इन फॉर्म है। तो लॉग इन करने का जो फॉर्म है वो अगर है आपके पास, तो बेसिकली क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका फॉर्म, ये आ गया फॉर्म, HTML फॉर्म, ठीक है। ये HTML फॉर्म से ये, इसको क्या बोला जाएगा, व्यू बोला जाएगा, व्यू, ठीक है, ये व्यू बोला जाएगा। और मॉडल जो रहेगा यानी डेटाबेस से इंटरेक्शन जो मेरा करेगा, ये है मॉडल। और ये है कंट्रोलर। ओके, सो
ये तीन मेन चीजें हैं ये फ्रेमवर्क के अंदर, दैट इज व्यू, मॉडल, कंट्रोलर। तो मेरा फॉर्म रहेगा HTML पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एट्रीब्यूट समझो नेम, और दूसरा एट्रीब्यूट ले लिया है मैंने चलो समझो पासवर्ड। तो यहाँ से यूजर क्या करेगा, उसका नाम और पासवर्ड डालेगा, ठीक है। नाम और पासवर्ड डालने के बाद इट विल रीडायरेक्ट टू कंट्रोलर, इट विल रीडायरेक्ट टू कंट्रोलर। कंट्रोलर में जाके क्या होगा, चेक करेगा वो कि भाई जो इसने भेजा है दैट इज वैलिड और नॉट। मतलब वो क्या करेगा, फिर वैलिड कहाँ से लाएगा, मतलब लॉगिन और पासवर्ड का वैलिडेशन कहाँ से करेगा वो। पहले तो वो वैलिडेशन करेगा कि @ है कि नहीं उसमें, .com है कि नहीं उसमें, ठीक है। फिर वो क्या करेगा कि जो डेटाबेस मेरे पास है जिसके लिए नेम और पासवर्ड मैंने दिया है, तो वो नेम और पासवर्ड किसके पास, डेटाबेस किसके पास रहेगा, डेटाबेस के पास। तो डेटाबेस से कौन ये करेगा, कौन कम्युनिकेट करेगा, तो वो मॉडल करेगा। तो कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मुझे डेटा इस नाम का और इस पासवर्ड का डेटा इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, मुझे ये सब बताओ। तो मॉडल क्या करेगा, उसको जाके चेक करेगा डेटाबेस में कि ये सब मॉडल जो मेरे पास है वो डेटाबेस में है या नहीं, डेटाबेस चेक होगा ये, ठीक है, मॉडल के यहाँ पे। फिर मॉडल के पास समझो आ गया सक्सेस, यानी डेटा अंदर है, तो वो क्या करेगा, सक्सेस रिक्वेस्ट वापस किसको भेजेगा, कंट्रोलर को भेजेगा कि भाई हाँ जो आप चाह रहे थे वो इसमें है। तो कंट्रोलर बोलेगा ठीक है ओके। फिर ये क्या करेगा, डैशबोर्ड को रीडायरेक्ट कर देगा। लॉगिन हो गया ना, तो अब हो जाएगा डैशबोर्ड को रीडायरेक्ट, और डैशबोर्ड रीडायरेक्ट हुआ यानी ये कहा जाएगा, वापस व्यू के पास जाएगा और सब दिखने लगेगा। मतलब डैशबोर्ड पे जो जो चीजें है वो दिखने लगेगी। तो बेसिकली ये सब क्या हो गया, ये MVC आर्किटेक्चर हो गया कि हर डेटा हर चीज को अपन ने स्प्लिट कर दिया। कंस्ट्रेंट अगर देना हो तो कंट्रोलर के पास देना, डेटाबेस के साथ काम करना हो तो मॉडल के साथ काम करना, क्लाइंट साइड पे कुछ काम करना हो या उसको कुछ दिखाना हो तो वो व्यू पे दिखाना। तो ये तीन चीजें ऐसी हो गई है, तो ये तीन चीजें स्प्लिट कर दी गई है फ्रेमवर्क के अंदर। इसी को बोलते हैं MVC आर्किटेक्चर, और दूसरा कोई बड़ा टास्क नहीं है। MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, MVC आर्किटेक्चर का बेसिक डिटेल यही होता है कि व्यू, मॉडल और कंट्रोलर, ये तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा लारावेल का एक प्रोजेक्ट देख लेते हैं जिसमें मैं आपको ये सब चीजें जो है वो मैं बता देता हूँ। एक बेसिक डेमो देख लेते हैं लारावेल प्रोजेक्ट का। ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है जो कि LMS का है, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। सो इसके अंदर ये है स्ट्रक्चर, जस्ट अ सेकेंड। इज द स्ट्रक्चर विजिबल टू ऑल? यहाँ पे दिख रहा है ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फिग, डेटाबेस। इट इज विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. Okay. First of all, we will see a view. एक व्यू देखते हैं हम कि व्यू क्या होता है। क्लाइंट साइड में जब देखना रहता है तो वो व्यू कैसा रहता है, ठीक है। ये व्यू है, व्यूज का फोल्डर है। रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर ये सारे व्यूज है जो हमने बनाया है। यानी हमने क्या बनाया, HTML एक फाइल बनाई है। जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, तो एक लॉगिन फॉर्म बनाया है मैंने, तो लॉगिन का ये रहा लॉगिन ब्लेड, यानी लॉगिन HTML। ये आप कोड देख सकते हो, ये कोड दूसरा कुछ नहीं है, ये दिस इज जस्ट एन HTML कोड। HTML कोड सबको दिख रहा है, ये HTML कोड ही है। सब पहचान पा रहे हो ना इसे? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ। Yes, sir. तो एक बार मैं आपको एक रन करके बताता हूँ। ये दिस इज लारावेल फ्रेमवर्क ओनली, ठीक है। ये लारावेल फ्रेमवर्क ही है और PHP में ही इसका कोडिंग है सब, व्यू को छोड़ के। यानी मॉडल और कंट्रोलर जो भी चीज अपन ने लिखनी है वो हमें PHP में ही लिखनी पड़ेगी। ये लारावेल, मैंने जो ये कमांड टाइप किया है, सबको ये कमांड दिख रहा है क्या? PHP आर्टिशन सर्व। ये बेसिकली क्या करता है, ये कमांड खाली एक एनवायरनमेंट दे देता है। अपने जो ये चल रहा है, जो अपना प्रोजेक्ट है, उसको एक एनवायरनमेंट दे देता है, PHP एनवायरनमेंट, जिसमें अपना प्रोजेक्ट हम रन कर सकेंगे। क्योंकि अगर PHP एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो इट कांट गेट स्टार्ट, वो चल नहीं पाएगा शायद। इसीलिए
अपन पहले उसको, जैसे अपाचे XAMPP एक सर्वर है जो कि PHP एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये लारावेल फ्रेमवर्क के पास एक इनबिल्ट सर्वर है जो कि PHP एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है, जो कि नाम है उसका आर्टिशन सर्व, यानी सर्वर। सर्व एक ऐसी फाइल आपको मिलेगी उधर, मतलब आर्किटेक्चर में भी आप देख, मतलब आप अगर फोल्डर में भी देखोगे तो यहाँ पे एक सर्व नाम का server.php ये नाम का एक फोल्डर है। तो ये server.php में खाली डिफाइन किया रहता है कि मेरे पास जो PHP है वो इसे दिया जाए, यानी क्या कि PHP आपका जो जहाँ पे exe फाइल सेव होगी PHP की, वो PHP exe फाइल इसको दे दिया जाता है, और इनडायरेक्टली अपना लारावेल जो है वो PHP सर्वर के एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो PHP सर्वर के एनवायरनमेंट में एक बार आने के बाद what it does is it gives an local host colon 8000. What is 8000 here? 8000 is a port. ये पोर्ट पे वो चलेगा, ठीक है। 8000 ये पोर्ट है जिसपे हमारा सर्वर होस्ट किया गया है लारावेल का। सो जैसे ही मैं लोकल होस्ट 8000 एंटर हिट करूंगा तो वो सर्वर पे जो जो चीजें होगी वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगी। इनडायरेक्टली अपना जो व्यू है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रेंडर। ये है LMS यानी क्विक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें मैंने एक लॉगिन पेज अभी बनाया हुआ है और एक डैशबोर्ड है जिधर जो जो कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। सो लोकल होस्ट 8000 ये पोर्ट पे हमारा ये पेज रेंडर हो गया। अब लोकल होस्ट 8000 तो हुआ, बट लारावेल को कैसे पता चला कि कौन सा व्यू रेंडर करना है? तो लारावेल को पता चला तो हमने इधर एक चीज डिफाइन की है जो कि है रूट्स फोल्डर के अंदर। रूट डिफाइन किया है कि भाई अगर ये HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो हमें ये व्यू रेंडर करना है। ये रहा पहला वाला राउट गेट इज व्हाट, जो आपने बोला था मुझे गेट और पोस्ट API का, वो API है। वो API भी मैं अच्छे से बताता हूँ आपको कि क्या है, पहले ये देख लीजिए। गेट है, गेट के अंदर स्लैश यानी क्या, होम पेज, यानी जो प्योरली अपना खाली जो डोमेन यानी जो सर्वर नेम आता है वो हो जाता है। लोकल होस्ट अंडरस्कोर सॉरी लोकल होस्ट कोलन 8000 is our HTTP which is where our Laravel is hosting, means Laravel framework जो होस्ट हो रहा है वो उसका URL है। वो URL पे हम लोग ने क्या किया, फिर किसको पास किया, कंट्रोलर को पास किया, होम कंट्रोलर @index, ठीक है। और वो कंट्रोलर आपको कहाँ पे मिलेगा, ऐप फोल्डर के अंदर HTTP कंट्रोलर मिडलवेयर रिक्वेस्ट। मिडलवेयर रिक्वेस्ट अभी हटा दीजिए आप, अभी इसको मत दीजिए, खाली कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर होम कंट्रोलर आएगा। ये होम कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन को मैंने कॉल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या चेक कर रहा है कि भाई ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, मतलब आपने लॉगिन किया है कि नहीं किया है। अगर किया होगा तो समथिंग और, यानी डैशबोर्ड डायरेक्टली रेंडर होना चाहिए। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो लॉगिन पेज रेंडर होना चाहिए। तो बेसिकली लॉगिन पेज रेंडर हो रहा है। और ये जो है ये चीज भी मत देखिए, अभी ये मॉडल का पार्ट है, कोर्सेज वेयर लिखा जो है। तो ये रेंडर हो जाता है डायरेक्टली रिटर्न व्यू जो है व्यू फंक्शन है, ठीक है। वैसे ही फ्रेमवर्क के अंदर ये इनबिल्ट फंक्शन है व्यू। ये व्यू क्या करता है, खाली क्लाइंट साइड की जो अपन ने लैंग्वेज लिखे है या जो अपन ने पेज लिखा है वो पेज को रेंडर कर देता है। इंडेक्स ये नाम मेरा एक पेज है, ये जो इंडेक्स है वो मेरा एक पेज है। और ये जो कॉम्पैक्ट करके मैं पास कर रहा हूँ ये फंक्शन हम लोग को देता है एक क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनलिटी देता है कि आप ये जो वेरिएबल्स है कोर्सेज और परचेस कोर्सेज, ये आप अपने व्यू में रेंडर कर सके, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो आप अपने क्लाइंट साइड में दिखा सकेंगे। वो एक फंक्शनलिटी अपने को लारावेल देता है कि अगर आपको कुछ दिखाना होगा व्यू के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोर्सेज दिखाए हुए हैं, तो कोर्सेज तो मेरे डेटाबेस में सेव होंगे, ये मैंने डमी तो डाले नहीं है। तो कोर्सेज के जो चीजें जो क्या बोलते हैं उसको, जो डेटाबेस होगा वो सारा रेंडर अपन वो कॉम्पैक्ट नाम की फंक्शन से अपन व्यू को दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ पे आ जाता है। और फिर क्या होता है, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करूंगा मैं admin@admin.com पासवर्ड। सो यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। ये आ गया अपना डैशबोर्ड।
और उसने दिखा दिया डैशबोर्ड क्या क्या चीज है। ये आ गया एडमिन डैशबोर्ड। अब एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आपके पास यूजर मैनेजमेंट है, परमिशंस है, रोल्स है, यूजर्स है, कोर्सेस है, जो जो चीजें कोर्सेस ऐड करनी है वगैरह, ये सारी फंक्शनलिटीज आप इधर दे सकते हो। और ये सब क्या यूज करके हुआ है, मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज करके ही ये सब हुआ है। जैसा लॉगिन किया है वैसे ही ये सारे डेटा भी फेच किए गए हैं डेटाबेस से। ठीक है, अब ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट लारावेल फ्रेमवर्क। इसका मैं आपको मटेरियल और लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो लिंक के अंदर आपके पास सारे वीडियोस होंगे, वो वीडियोस आप एक बार 1 बाय 1 देखते जाइए। जैसे यूडेमी का कोर्स होता है वैसा ही वो कोर्स है एक लारावेल का। तो वो लारावेल का कोर्स मैं आपको लिंक के थ्रू शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कि व्हाट इज एपीआई। एपीआई में एक बार आ जाते हैं कि व्हाट इज एपीआई। सब कुछ सब दिख रहा है ना, या फिर कुछ डाउट होगा तो भी पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चंस यू कैन आस्क राइट नाउ। हेलो, हाँ, नो इश्यू सर, या नो डाउट। ठीक है। ओके ओके, सो अमृता, हेलो अमृता, शुभम, एनी क्वेश्चंस आर देयर? नो सर। शुभम, ओके ओके, फ्रीली पूछो जो भी कुछ क्वेरीज रहेंगे ना। अच्छा, और एक Yes, क्या sir. था कि जस्ट टू इंटरप्ट, एक ना 10 मिनट्स में शायद ये सेशन ऑफ हो जाएगा, तो रिजॉइन कर लेना बस। कुछ करना मत, वापस ये रिजॉइन करना पड़ेगा बस। ठीक है, ओके 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 ओके, कैरी ऑन। okay. I will just give an introduction about API कि API क्या चीज होती है and we'll wrap it up. Okay, so एक API का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको कि API क्या चीज होती है। API एक ऐसी चीज होती है ना जहाँ से आप डेटा रिक्वेस्ट करते हो। यानी अपन मोस्ट प्रोबेबली दो फंक्शंस यूज करते हैं ज्यादातर। एक फंक्शन जो API का है वो है पोस्ट, और दूसरा फंक्शन जो है वो गेट। तो ये जो दो फंक्शंस है जो API के है वो क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि पोस्ट और गेट में डिफरेंस क्या है? येस सर. बोलिए। तर गेट हे बाय डिफॉल्ट आहे आणि पोस्ट आपण यूज केल्यानंतर ती आपला जो डेटा आहे तो प्रायव्हेट करतो. URL मध्ये तो दिसत नाही आपला डेटा लॉग इन केल्यानंतर. म्हणजे कोणत्या पण आपण रिडायरेक्ट केलं ना पेजला तर ओके URL मध्ये जे आपला म्हणजे फाईल आहे त्याचा URL दिसत नाही पोस्ट यूज केल्यानंतर. ओके ओके, हां गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे तुला प्रॅक्टिकल नॉलेज आहेच पूर्ण. यू जस्ट नीड टू आहे गेट सर. थिओरिटिकल. येस, हां. व्हॉट इज दॅट बिटवीन इज की डिफरन्स बिटवीन पोस्ट अँड गेट इज, पोस्ट मध्ये काय असतं की आपण डेटा हाईड करून पाठवतो. हा गेट मध्ये काय असतं, गेट मध्ये डेटा आपण डिस्प्ले करून पाठवतो. म्हणजे URL मध्ये एकदा युजरला जर ही इज गुड इनफ टू गेट दॅट, म्हणजे नॉलेजेबल असेल तो युजर, तर त्याला कळेल की डेटा काय पास होतोय आपल्या पेजेस मध्ये. जसं लॉग इन पेज हा मधून डॅशबोर्ड वर गेलो तर डॅशबोर्ड वर आपल्याला काही डिटेल्स येऊन जातात जे आपण लॉग इन मध्ये किंवा रजिस्टर मध्ये केलं असेल. संचित पाटील टाकलं आणि पासवर्ड टाकलं तर बाय चान्स त्याला नाव हवं असेल की युजरचं नाव काय, तर युजरचं नाव आपण रेंडर करू शकतो गेट यूज करून. ठीक आहे, दुसऱ्या पेजला. असे काहीच तरी फंक्शनॅलिटी हे आपल्याला देतो पोस्ट आणि गेट. बट आणि हे लिमिटेशन पण आहे सर. काय बोलतोय? लिमिटेशन पण आहे ना सर त्याला वर्ड्स कोणाला? गेट आणि पोस्टला. हा, लिमिटेशन्स आहेत ना. तेच गेटला आता किती मोठं URL ठेवशील, आता गेटला लिमिटेशन असणारच, कारण की गेटला मोठा येऊन किती URL ठेवशील. तर गेट हॅज द लिमिटेशन ऑफ 1024 KB, दॅट इज 1 MB. मॅक्सिमम 1 MB पर्यंतच डेटा जाऊ शकतो. मॅक्सिमम, तेही कधी कोणी वापरत नाही. बट त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यापेक्षा जास्त जाणार नाही कधी डेटा त्याच्यामध्ये. ओके, आणि पोस्ट मध्ये काय, तू कितीही डेटा पाठवू शकतो. दो दी साईट माइट गेट स्लो, म्हणजे डेटा जास्त असेल तर साईटचं जे रेंडरिंग स्पीड आहे ती कदाचित कमी होईल. म्हणजे जम्पिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर माइट गेट मोर टाइम. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर लॉग इन डॅशबोर्डच घेतलं तर लॉग इन वरून जर जास्त डेटा तू डॅशबोर्डला पाठवलं तर डॅशबोर्डला रेंडर करताना टाइम लागेल ना. सो इट विल गेट सम लो लेटेन्सी, म्हणजे कमी जास्त वेळ लागेल त्याला टू गेट इट रेंडर. सो म्हणजे आपण कसं यूज करतो की पोस्ट आणि गेटचं जे फंक्शनॅलिटी आहे, पोस्ट मध्ये आपण हिडन करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर लॉग इन करायचं असेल तर आपण ईमेल आयडी आणि पासवर्ड हे कोणाला दाखवू शकत नाही ऍज अ गुड प्रोग्रामिंग डेव्हलपर.
करेक्ट. येस सर. हा. Yes, sir. सो एपीआय कडे आहे ना 3 लेयर्स असतात. मी ते 3 लेयर्स पण दाखवतो तुम्हाला. जस्ट अ मिनिट. एपीआय कडे 3 लेयर्स असतात. त्याला हेड म्हणतात, त्याला बॉडी म्हणतात, आणि अजून 2 एक हे असतात. एक जस्ट अ मिनिट. आय विल ओपन अप अँड शो. ओके. हे बघ, ऑथरायझेशन चार लेयर्स असतात. एक तर ऑथरायझेशन असतं, हेडर असतं, बॉडी असतं आणि टेस्ट असतो. त्यातला 2 मेन पार्ट आपण वापरतात, दॅट इज हेडर्स अँड बॉडी. ठीक आहे. आता जर मी गेट फंक्शनॅलिटी घेत असेल, म्हणजे गेटचं जर फंक्शनॅलिटी घेत असेल फॉर ट्रान्सफरिंग द डेटा, तर मग सगळा डेटा हेडर मध्येच जातो. गेटिंग ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से? हो सर. हो. Yes, sir. येस. सो गेट मध्ये ना आपल्याकडे 4 लेअर्स असतात. 4 लेअर मधून हे बघ, बॉडी जे ते डिसेबल झालं इथं. गेट फंक्शन जसंच मी अप्रोच केलं तसं बॉडी डिसेबल झालं, कारण की अख्खाचा अख्खा डेटा आपण हेडर थ्रूच पाठवतो तिथं. आणि पोस्ट असेल तर पोस्ट मध्ये आपण बॉडी थ्रू पाठवतो प्रत्येक गोष्टीला. सो व्हॉट हॅपन्स इज, हेडर मध्ये डेटा न पाठवता आपण बॉडी मध्ये पाठवलं तर तो इनक्रिप्ट होऊन जातो. आणि इनक्रिप्ट झाल्यानंतर जेव्हा डेटा हवं असेल आपल्याला, तर हा जे ऑथरायझेशन टॅग आहे, ऑथरायझेशन लेअर आहे, तो बघतो की आपण ऑथराइज आहे का नाही टू गेट दॅट डेटा. म्हणून पोस्ट इज मोर सिक्युअर कम्पेअर टू गेट. गेट मध्ये फक्त हेडर लेअर जे ती इम्प्लिमेंट होते. पोस्ट मध्ये जी आहे ती हेडर तर इम्प्लिमेंट होतेच, बट विथ दॅट बॉडी ऑल्सो गेट इम्प्लिमेंटेड इन विच आर डेटा इज स्टोर, लाईक दिस ईमेल अँड पासवर्ड. ओके. हे एपीआय असतात. तर दिस एपीआयज आर नथिंग बट जस्ट गिव्ह यू ब्रीफ आयडिया अबाउट की हाऊ आर डेटा कम्युनिकेट्स, म्हणजे आपला डेटा कसं कम्युनिकेट होतो, किंवा हे 2 कधी कधी वापरायचे. तर मग गेट तेव्हा वापरायचं जेव्हा आपल्याला क्विक रिस्पॉन्स हवं असेल, अँड इट इज ओके इफ यू शो दॅट डेटा. ठीक आहे. अँड तुम्हाला लेट रिस्पॉन्स थोडासा चालेल, बट यू नीड मोर सिक्युरिटी, तर पोस्ट वापरतात आपण. आणि कोणताही डेटा सर्व्हर पासून पण घ्यायचा असेल तर आपण गेट वापरतो. पोस्ट कधीच वापरत नाही, बिकॉज पोस्ट काय असतो, तो फक्त डेटा प्रोव्हाइड करतो, डेटा कधीच घेत नाही. म्हणजे त्याच्याकडे फक्त आउट गोईंग असते, इनकमिंग नसतं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस Yes, sir. गेट कधी वापरायचं आणि पोस्ट कधी वापरायचं, म्हणजे प्रोजेक्ट डेव्हलप करत असतो ना आपण त्यावेळेस. हा तेच सांगतो तुला की सर, समज तुला पेज रेंडर करायचे, म्हणजे प्रत्येक पेज जे रेंडर होतो, फॉर एक्झाम्पल इथे येऊन मी जे रेंडर पेज करतोय, 1 मिनिट, जस्ट वन शेअर माय होल स्क्रीन इटसेल्फ, म्हणजे मला घडी चेंज नाही करणार. ओके. हा. सो हिअर आता हे जे वेबसाईट तुम्ही दिसतात, बघता येते ना तुम्हाला वेबसाईट? हो हो दिसते. आता बघा, आता हे पेज रेंडर झालं. मी ते HTTP टाईप केलं, localhost:8000. ओके. आता localhost:8000 मी टाईप केलं, तर हे काय आहे? हे ऍक्च्युअली हे पण रिक्वेस्टच आहे, दॅट इज ऑल्सो एपीआय ओनली. एपीआय इज रेस्टफुल एपीआय, म्हणजे हे आपण रेस्टफुल एपीआय युज करतात. बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ एपीआय, रेस्टफुल एपीआय आणि सोप एपीआय. सोप एपीआय जे नॉर्मली इंडस्ट्रियल यूज मध्येच होतोय, आणि दॅट इज समवॉट लाइक पिछड़े जमाने का, पुराने जमाने का हो गया है वो. एंड रेस्टफुल एपीआई इज द मॉडर्न वन विच इज नाउ व्हाट इज गेटिंग इन ट्रेंडिंग. सो पोस्ट आणि गेट एपीआय जे, पोस्ट आणि गेट मेथड जे ते रेस्टफुल एपीआय चे पार्ट आहे. ओके. सो पोस्ट एपीआय जे असतात ते कधी यूज होतात, आपण जेव्हा आपल्याला डेटा पाठवायचा असतो. जेव्हा आपल्याला डेटा घ्यायचा असेल तेव्हा आपल्याला नेमकं गेटच यूज करावं लागतो, कारण की पोस्ट कधीच इनकमिंग डेटा एक्सेप्ट करत नाही. म्हणजे जर तू पोस्ट रिक्वेस्ट केली तर पोस्ट रिक्वेस्ट वर इनकमिंग डेटा तुला काहीच भेटणार नाही. हे जे आता जे लोकल होस्ट 8000 मी टाईप केलंय, जे हिंट एंटर केलं लगेच, तर त्याला गेट रिक्वेस्ट केली सर्व्हरला,
की बुवा मला हे जे ऍड्रेस आहे त्याचं जे काही रिव्ह्यू असेल, त्याचं जे काही डेटा असेल, त्याचं जे काही असेल ते मला परत पाठव. म्हणजे गेट रिक्वेस्ट गेली त्याला की गेट करायचंय मला, जे काही व्ह्यू असेल, HTML कोड असेल, जे काही टॅग असेल ते सगळं गेट करून मला इथे दाखवायचंय. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आणि पोस्ट तेव्हा करायचं असतं जेव्हा ह्याच URL वर माझ्या समजा आता ह्या URL वरून दुसऱ्या URL ला जायचंय मला, बट काय करायचंय की लॉग इन आणि माझं जे काही डिटेल असेल ते डिटेल पुढे पण पाठवायचं ताकी ते व्हॅलिडेट होऊ शकतं. तर मग वन्स दॅट इज गेटिंग व्हॅलिडेट, म्हणजे एकदा व्हॅलिडेट झाल्यानंतर परत गेट फंक्शन म्हणजे गेट एपीआय कॉल होणारच. गेट एपीआय कॉल होणारच. म्हणजे एकदा पोस्टचं जे काही असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता हे बघ, वन मोर टाइम आय विल लाईक टू लॉग इन admin@admin.com. ओके, पासवर्ड. आता हे बघ, हे काय की हे 8000:8000 आहे, लोकल होस्ट कोलन 8000 आहे. आता याला मी जेव्हा लॉग इन दाबेल तर मग हे काय करेल, हा जे दोन डेटा आहे admin@admin.com आणि पासवर्ड, दॅट विल गेट पोस्टेड टू सम कंट्रोलर. एक कंट्रोलर करायला जाईल इन लारावेल फ्रेमवर्क. बट ऍज अ नॉर्मल जर आपण करायला गेलो तर एका फाईलला रेंडर होतं तो पोस्ट करून. मग पोस्ट झाल्यावर आपण डेटा चेक करतो आणि डेटा चेक केल्यानंतर तिथून परत एक रेंडर करतो. मग दॅट इज रेंडरिंग इज नथिंग बट अ गेट फंक्शन. A get API is called for that file, so that we can get the data or get the client side languages whatever is written on server. Are you getting my point, all of you? Yes, sir. Yes, sir. काही डाऊट असेल किंवा काही समजत नसेल तर मी परत एकदा व्हाईट बोर्डवर तुम्हाला ड्रॉइंग करून सांगतो वाटलं सर, बट मला सांगा की समजत नाही. ठीक आहे. हो सर. हा, Okay, तर sir. मग जसंच हे मी लॉग इन क्लिक करेल तर एक पोस्ट रिक्वेस्ट रेंडर होईल सर्व्हरकडे की बुवा हे या ऍडमिनचा आणि या सर्व्हरचा मला माझ्याकडे रिक्वेस्ट आलेली आहे. सो चेक विथ द मॉडेल अँड टेल मी इट इज अ व्हॅलिड युजर ऑर नॉट. इफ इट इज अ व्हॅलिड युजर देन प्रोसीड विथ द डॅशबोर्ड. मग डॅशबोर्ड आला कसं, तर डॅशबोर्डला हे जे URL आहे admin/home, इज इट विजिबल टू ऑल? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. हे जे लोकल होस्ट 8000 admin/home आहे, दॅट इज नथिंग बट परत अ गेट रिक्वेस्ट दॅट इज कॉल्ड इंटरनली बाय अ कंट्रोलर. म्हणजे कंट्रोलरनी काय केलं, ऑथेंटिकेशन केलं. चलो ऑथेंटिकेशन बरोबर आहे. आता आपण काय करूयात, आता डॅशबोर्डवर युजरला घेऊन जाऊयात, त्याला जे बघायचं बुवा ते बघू द्या. तर मग डॅशबोर्डचं जे काही क्लायंट साइड लँग्वेज म्हणजे तू जे HTML किंवा CSS तुम्ही लिहिलं असेल तो इनडायरेक्टली रेंडर होईल ब्राउझरला. कसं, तर गेट एपीआय नी. म्हणजे इनडायरेक्टली कंट्रोलर एक अजून एक गेट फंक्शन कॉल करतो रिडायरेक्ट फंक्शन मध्ये. जर तुम्ही रिडायरेक्टचं जर तुम्ही हे उघडलं, रिडायरेक्ट फंक्शनचं जर तुम्ही डेफिनेशन उघडलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा गेट एपीआयच कॉल होतो. एकदा कधी बघायचं असेल तर उघडून बघा की रिडायरेक्टचं मेन डेफिनेशन कसं आहे गुगलवर. तर मेन डेफिनेशन रिडायरेक्टचं कसं की तो रेंडर होणार आहे पेज. हॅलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हे बघा, जर हा, कन्फ्युजन yes, sir. होत असेल ना तर मला क्लिअरली सांगा. ठीक आहे. येस सर. हो, हा, sir. ओके. तर एकदा admin/home वर आलो तर दॅट इज नथिंग बट द गेट रिक्वेस्ट. म्हणजे पोस्ट रिक्वेस्टचा काय रोल झाला का पूर्ण ब्राउझर मध्ये आपण ऑथेंटिकेशन करताना? काहीच रोल नाही झाला, तो सगळं बॅकएंडला गेला. सगळा रोल जे प्ले केला त्यांनी गेट फंक्शननीच प्ले केला फॉर एपीआय, फॉर गेटिंग दी व्ह्यू. कळतोय माझं मी काय बोलतोय? हो हो सर. हो, sir. ओके ओके, मग मी रॅपअप करतो लगेच. आपण जस्ट एक ओव्हरव्ह्यू घेऊयात की आपण काय काय शिकलो. PHP शिकलो, PHP स्क्रिप्टिंग काय असते, कशासाठी PHP आपण वापरतो. आपण लारावेल फ्रेमवर्क बघितलं. लारावेल फ्रेमवर्क वर आपण काय बघितलं की कंट्रोलर कसा असतो, मॉडेल कसा असतो, व्ह्यू कसा असतो, व्ह्यू कधी रेंडर होतो, व्ह्यू कधी नाही होत, कसं कंट्रोलर वर्क करतो. थोडंसं ओव्हरव्ह्यू बघितलं आपण सर्वांचं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, एनी sir. डाऊट? एनी डाऊट टिल नाव? No. नो सर. नो सर. ओके, मग याच्यानंतर आपण काय बघितलं, एपीआय बघितले. एपीआय मध्ये पोस्ट आणि गेट बघितलं. याच्या व्यतिरिक्त दोन अजून एपीआयचे फंक्शन असतात, दॅट इज पुट आणि डिलीट. सो दॅट इज समथिंग लाईक डीप अनालिसिस फॉर एपीआय. तर तुम्ही ते बघा नंतर. पहिले पोस्ट आणि गेट तुमचं क्लिअर होऊन जाऊ द्या विथ लारावेल फ्रेमवर्क. आपण मग त्याच्यानंतर पुट आणि डिलीट पण बघूया वाटलं तर.
if you want, we will keep one more session for Laravel and we'll get on it. Okay, we'll have a good hands on it. Directly coding करूया वाटलं तर. ठीक आहे. आता तर जस्ट मी तुम्हाला sir. डेमो दाखवलेला आहे. तुम्हाला आवडलं तर we'll start coding also. Okay, sir. Okay. ओके सर. Okay, not an issue. रवींद्र सर, हा हॅलो. wrap up करूयात. हा सर्वांना हा ठीक आहे, सर्वांना समजलं ना? तुम्ही फक्त हो, नोट sir, करून sir. ठेवा. ठीक आहे. आणि मग एक question आहे, next sir. section. हा हा विचारा. हॅलो सर, आवाज येतोय? हा विचार. सर डायरेक्टली फ्रेमवर्क वरती डेव्हलपमेंट सुरू केली म्हणजे काय म्हणतात त्याला, प्रॅक्टिस सुरू केली तर बेनिफिशियल राहील की आयडी मधनं? म्हणजे मला कळालं नाही. आयडी मधनं म्हणजे एक्लिप्स मधनं प्रोजेक्ट रन केला तर चालेल एखाद्या वेळेस सुरुवातीला, की डायरेक्टली फ्रेमवर्क वरती सुरू केल्यानंतर चालेल? आय एम नॉट गेटिंग युअर पॉइंट. तुझा आवाज पण कापला जातो थोडंसं रेंज मध्ये येऊन बोलशील का? ठीक आहे सर, मी नंतर बोलतो सरांसाठी. हा चालते. ठीक आहे. हा येतो आता आवाज. नाही तो बोलत असेल तर बोल. आता येतोय आवाज. मी म्हणलं फ्रेमवर्क वरती डायरेक्टली बिगिनरनी सुरू केलेलं बेनिफिशियल राहील की इक्लिप्स वगैरे युज केलं तर चालेल? नाही, फ्रेमवर्कवर दॅट वॉज नॉट. माझं पण जे तुला दाखवलं ना, दॅट इज वॉज अ व्हिज्युअल कोड. म्हणजे तू सबलाईम टेक्स्ट वापरू शकतो, व्हिज्युअल कोड वापरू शकतो, ॲटम वापरू शकतो. दॅट इज जस्ट अ सिम्पल टेक्स्ट एडिटर. म्हणजे तू कोणतेही टेक्स्ट एडिटर तुला जे सोयीस्कर पडेल. इफ यू वॉन्ट टू यूज एक्लिप्स, you can use it. Okay, if you want to use visual code, you can use it. If you want to use atom, you can use it. If you want to use Visual Studio also, you can use it. Okay, it's independent for you. Means whatever you want to use, you can use. Just framework वर कसं असतं की फ्रेमवर्क वर फक्त artisan serve जी मी कमांड पाठवली ना, that is the main thing which is supporting that framework. Okay, artisan serve. ओके सर. Okay, हा. ठीक आहे. अजून काय क्वेश्चन आहेत का? नाही सर. No, नाही सर. ठीक आहे, चालेल. मग तुम्ही नोट्स बनवून ठेवा. नेक्स्ट आपण मग कॅरी ऑन करू. नेक्स्ट मे बी फ्रायडे किंवा सॅटर्डे ला ठेवू. ठीक आहे संचित? चालते सर. एक मिनिट, मी लिंक शेअर करतोय सगळ्यांसोबत. जस्ट गो थ्रू दॅट. म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळंच आहे तुम्हाला, सगळंच लारावेलचं सगळंच तुम्हाला भेटून जाईल, A to Z थिंग्स. ठीक आहे. तो व्हिडिओज आहेत सगळे जे तुम्हाला गाईड करतील बिगिनर साठी की कसं काय लारावेल वर्क करतं, त्याच्यात काय असतं, हाऊ वी कॅन मॅन्युप्युलेट दी थिंग्स वगैरे सगळे बेसिक्स डिटेल्स असतील त्याच्यात. व्हिडिओज असतात डायरेक्ट उडीमी सारखे. सो जस्ट गो थ्रू दॅट. हा संचित, आपल्या PHP ग्रुप वरती टाकून दे. ओके, इथे पण टाकलंच मी सर. हा PHP पण व्हॉट्सअप वरती टाकून दे. हो, ठीक आहे. सर्वांना भेटली हे चॅट विंडो मध्ये आहे. भेटली ठीक आहे. सर. लिंक आणि Okay, sir, भेटली. ह्याच्यावरती पण व्हॉट्सअप वरती पण पाठवेल. ठीक आहे. ओके Okay. चालेल मग. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू. थँक्यू सर. या. थँक्यू. बाय.